कल वाला सवाल निकालने जो चल रहा था, ओके। कल हमारा ये डिसाइड हुआ था कि ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक है। ये जगह बना देना या फिर अभी बाहर आप निकले, उनको आगे जाने दें। कल हमारा ये डिसाइड हुआ था कि ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीद लिए हुए थे 50। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसी कंपनी को खरीदा हुआ था जिस कंपनी ने इसके 50% से ऊपर शेयर खरीद लिए थे। तो डेट्स वाई ये डिसाइड हुआ था कि ये इनकम है फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, ये प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के। तो ये डिसाइड हो गया था ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं। ओके, पॉइंट 2 का जवाब लिख लें जरा अपने रजिस्टर पे। पॉइंट 1 का तो मैंने आपको वॉइस नोट में भेज दिया था। पॉइंट 2 का जवाब लिखें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सारी सेटिंग शूटिंग क्लास से पहले करके बैठा करें ना। ये अब रजिस्टर खोल रहे हैं हम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट ओनिंग इक्वल टू 50 है या इक्वल और मोर है? इक्वल और मोर है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट is not controlling, is not owning 50% or more of the shares in Rumi Private Limited. So it is a प्राइवेट कंपनी। सो इट इज अ प्राइवेट कंपनी। अब अगला काम है करेक्ट हेड के अंदर इसका गेन निकाल लें, तो वो निकाल लेते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। भाई अब ना जगह दो लेट आने वालों को, इस तरह तो फिर पूरी क्लास में यही चलता रहा करेगा। 9 मिनट लेट हैं, अब आप लोग इस तरह एंटरटेन करेंगे लेट आने वालों को, तो फिर तो ये डेली की आदत बना लेंगे। ना जगह दो ना भाई, ना इधर हो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड? 2500। कितने के बेचे? कितने के बेचे? 325 के। कितने के? बिल्कुल जगह ना दें लेटाने वालों को भाई, बिल्कुल एंटरटेन ना करें, जाएं पीछे। भाई ये तो क्लास से डिस्टर्ब कर रहे हो ना, वो बैठा हुआ लिख रहा है, आप उसको हिला के कह रहे हो मुझे जगह दो। ये काम पहले करने होते हैं कराने तो। कितने के बेचे? कितने के बेच सकते थे? 350। तो मैंने कहा था दोनों में से हायर लेंगे। सो इट इज माय कंसिडरेशन। अब्बू ने अपने लिए कितने के खरीदे थे? 200। और जिस दिन इसको मिले वो कितने के थे? तो हमने कहा था जितने के अब्बू ने अपने लिए खरीदे वो क्या थी? इज इक्वल टू 2 लाख। लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक नहीं है, ये है नॉर्मल टैक्स रेजिम। इट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रेजिम। ओके, रीजन लिखनी थी ये पब्लिक है या प्राइवेट है, और फिर गेन बताना था अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। करेक्ट हेड ऑफ इनकम भी हमने लिख दी है और साथ हमने गेन भी कैलकुलेट करके दे दी है।
जी कम ऑन पेज नंबर 261 260। जी कितने लोगों को नोट्स चाहिए कैपिटल गेन के? 1 2 खड़े हो जाए जरा, ये बंदे गिन लें जितने चाहिए। हाइब्रिड में जरा खड़े हो, कितने नोट्स चाहिए? खड़े हो जरा। हाइब्रिड में कोई नहीं खड़ा हुआ, हाइब्रिड में नहीं चाहिए। 1 2 3 3 3 हाइब्रिड में चाहिए। इधर भी गिन लो। ओके अच्छा मोहतरम, कल हम ये बात करे थे कि वैसे तो हमने जो सवाल किए अभी पास पेपर क्वेश्चन 7 उसमें लिखा हुआ था कि इग्नोर करने हैं आपने नोशनल एक्सपेंसेस, नोशनल एक्सपेंसेस इग्नोर करने हैं। लेकिन मेरा वैसे सवाल ये है कि ये जो पहला वाला सिनेरियो था जिसमें लिखा हुआ था रूमी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर ऐसी कंपनी ने खरीदे हुए हैं जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, तो बताएं इस पे कौन सा सेक्शन लगना था? 37A लगना था या 37 लगना था? थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें। 37A, इस पे क्या लगना था? 37A लगना था। अगला सवाल, क्या रूमी प्राइवेट लिमिटेड जिसके 5000 शेयर आशिक के पास हैं उसको अगर गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, बाहर की गवर्नमेंट ने एक कंपनी को खरीदा हुआ है, उस कंपनी ने इसको खरीदा हुआ है, तो क्या ऐसी सूरत में ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है? नहीं, रूमी के साथ तो वैसे ही प्राइवेट लिखा हो, तो पब्लिक में लिस्टेड कंपनी है नहीं। गवर्नमेंट के शेयर खरीद लेने से तो मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं हो जाती, वो तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराना पड़ता है अपने आप को। तो वैसे तो सवाल में लिखा हुआ था इग्नोर नोशनल एक्सपेंसेस, लेकिन मेरे ख्याल से वैसे ही ये नॉट मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये 37A में किस वजह से गई है? लिस्टेड होने की वजह से या गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे? तो वैसे ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन ही नहीं थी। और जो दूसरा वाला था, इसलिए इसमें हमने नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने भी नहीं थे। एक्चुअल एक्सपेंसेस सवाल में गिवन नहीं थे, कमीशन वगैरह। देखिए दो ऑप्शंस होती है ना, या एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करें कमीशन वगैरह, या इसकी जगह नोशनल माइनस करें। और जो दूसरा सिनेरियो था हमारा अभी जो हमने किया ताजा, तो ये तो वैसे ही पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में नहीं गिरी, तो ये तो क्या है? प्राइवेट कंपनी। तो इधर तो वैसे ही एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो नोशनल इग्नोर उसने लिखा तो हुआ है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नोशनल वैसे भी हमने इग्नोर ही करने थे, क्योंकि मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन थी या नॉट अ मार्केट बेस्ड? नॉट अ मार्केट बेस्ड। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आखिरी जो रह गया हुआ है, इसके बारे में हमने कहा था बात करेंगे। कहते हैं अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, ये पेज है 260, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज और एनसीसीपीएल के अलावा बेच दो। अब वैसे पॉसिबल नहीं रहा हुआ ये, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना दिए हुए हैं। तो एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में शेयर्स जाना उनके सिस्टम में एंट्री होती है, फिर ही जाते हैं। लेकिन बहरहाल लोग को दो नंबरी करके कभी कभी कर लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज को बताए बगैर किसी और के नाम लगवा देते हैं। अब ऐसा नहीं होता, पहले कभी होता था। तो ऐसी सूरत में वो कहता है कि फिर ये गेन सेक्शन 37A में नहीं जाएगा, फिर ये आप, हालांकि आप लिस्टेड कंपनी के शेयर बेच रहे हो, अभी मार्केट बेस्ड नॉट मार्केट बेस्ड की डिस्कशन नहीं, नोशनल नॉर्मल खर्चों की डिस्कशन नहीं, मेरी डिस्कशन ही बदल गई है। मेरी डिस्कशन है सेक्शन 37 लगेगा या 37A लगेगा। तो आज एक भयानक सी बात सुन लें, अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट कभी भी आए कि अपने न्यूमेरिकल में टेस्ट नहीं किए और टेस्ट करने का चांस भी नहीं, अगर आप लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अलावा बेच दें तो क्या सेक्शन लगेगा? 37। तो ये वाला पैरा पढ़ें। However, normal tax liability as applicable under section 30, क्योंकि वो सेपरेट ब्लॉक तो नहीं है, वो तो नॉर्मल है, shall apply on disposal of following shares of a, नहीं ऊपर से मिला के पढ़ें, disposal of the shares, disposal of shares of listed company, यहां से मिला के पढ़ेंगे disposal of shares of made
डिस्पोजल इज मेड। अच्छा, disposal made otherwise than through registered stock exchange and which are not settled through, तो इन पे कौन सी लाइबिलिटी लगेगी? तो पता ये चला कि अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर आप स्टॉक एक्सचेंज और एनसीसीपीएल को इन्वॉल्व करके बेचें तो, और अगर स्टॉक एक्सचेंज और एनसीसीपीएल को इन्वॉल्व ना करें, ये समरी हमने नीचे दे दी आपके समझने के लिए। तो असल में ये पॉइंट 1 इस बात को रेफर कर रहे हैं। और कल तक तो हम कहां से रूट करवा रहे थे? तो एक अजीब सी आज बात बताएं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का बेचना रूट करेगा सेक्शन 37 से। जी बिल्कुल, जब वो स्टॉक एक्सचेंज और एनसीसीपीएल को इन्वॉल्व ना करें। और नेक्स्ट एक थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आसान सी बात है, ये पेज नहीं मिल रहा है इनको ढूंढने में, तो पेज बताता हूं उसके बाद ही करवाता हूं शुरू। साथ साथ मैं कोशिश कर लिया कि नहीं चला गया। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये होती है कि आप पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करते हैं। शेयर्स थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ड्यूरिंग लिस्टिंग प्रोसेस। इनिशियली पब्लिक को ऑफर किए और पब्लिक लेके चली गई शेयर्स। बाद में पब्लिक में से कुछ लोगों को ख्याल आया नहीं भाई इस कंपनी के शेयर नहीं लेने चाहिए, तो उसने और किसी को बेच दिए। लेकिन अभी ये कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा रही है। लिस्टेड है या लिस्टिंग प्रोसेस में है? निकाह हो गया या निकाह की तैयारियां हो रही हैं? तो लिस्टेड है या लिस्टिंग प्रोसेस में है? तो अगर कोई कंपनी लिस्टिंग प्रोसेस के अंदर है तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 37 शैल अप्लाई ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग शेयर्स। यानी शेयर्स बेचे आपने थ्रू इनिशियल पब्लिक ड्यूरिंग, यानी कंपनी लिस्ट अपने आप को करवा रही थी, उसी दौरान आपने शेयर खरीद भी लिए, फिर आपने सोचा मैंने नहीं रखने, मैंने किसी को बेच दिए। तो आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के दौरान अगर शेयर बेच दिए तो ये शेयर्स का बेचना कहां जाएगा? सेक्शन 30, क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड ही नहीं थी। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है फिर 37 ही लगेगा, अब 37 ए लगेगा ना। एक्सेप्ट वेयर द डिटेल ऑफ सच डिस्पोजल इज जमा करा दी गई टू एनसीसीपीएल फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। के एनसीसीपीएल आप भी गेन निकाल के देख लो। एंड टैक्स देयर ऑन अंडर सेक्शन 37 ए, एंड टैक्स देयर ऑन अंडर सेक्शन 37 ए इज पेड डालने, और अंडर सेक्शन 37 ए टैक्स भी पे कर दिया। यानी लेटर ऑन भी अगर आप एनसीसीपीएल को बता दें तो फिर आप पे कौन सा सेक्शन लग जाएगा? एक मिनट पहले ये पढ़ लें। लिस्टिंग प्रोसेस में अगर हमने शेयर्स बेचे और एनसीसीपीएल को डिटेल्स नहीं दी तो सोचें कौन सा सेक्शन लगेगा? 37। और अगर लिस्टिंग प्रोसेस में शेयर बेचे और डिटेल्स बाद में दे दी एनसीसीपीएल को, सेक्शन 37। अब ये 2-3 लाइनें ऊपर वाली पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें। जल्दी पढ़ें।
वो मेरे ऑफिस के करीब जो मस्जिद है जहाँ पे मैं ओके अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज या एनसीसीपीएल के अलावा बेचे तो उन पे कौन सा सेक्शन लगेगा? यानी टेबल 1 उधर चल निकल जाएगा। और अगर लिस्टिंग प्रोसेस के दौरान आपने शेयर बेचे और बाद में एनसीसीपीएल को बता दिया और सेक्शन 37A वाला टैक्स भी जमा करवा दिया तो सेक्शन 30 वरना सेक्शन 37। अब इसको एक दफा नजर मारिएगा घर पूरे सफे को, कल फिर इंशाल्लाह इसको रिवाइज करेंगे। भाई नोट्स क्यों देर लग रही है? तो थोड़े से नोट्स थे। अच्छा जी, ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसको आज हमने शुरू करना है। पेज 264 सेक्शन 7E। सेक्शन 7E क्या कहता है कि आप एज्यूम कर लो कि चंद प्रॉपर्टीज को बाहर निकालो, बोले चंद प्रॉपर्टीज को बाहर निकालो, जो बची कुची प्रॉपर्टीज हैं उन पर एक टेस्ट लगाओ और उसके बाद डिसाइड करो ये टैक्स देने या नहीं। वो टेस्ट क्या लगाना है? कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे वो टेस्ट क्या लगाना है। 25 मिलियन वाला। चंद प्रॉपर्टीज को तो स्ट्रेट अवे इस सेक्शन के स्कोप से, जो बच जाएं, कल मिसाल दी थी चोर को पकड़ा, ये चीज अब्बू ने दी है, चलो ये जो बच जाएं उन पे एक टेस्ट लगाना है कि वो मटेरियल हैं या इमटेरियल हैं। 25 मिलियन से ज्यादा हैं तो ये सेक्शन लगेगा और 25 मिलियन से तो सेक्शन नहीं लगेगा। पढ़ें, अगर बराबर है तो देख लेते हैं। 25 मिलियन का जब फिक्र आया तो देख लेना, एक्सीड है, ग्रेटर है, इक्वल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। चलें जी, पढ़ें पहले 4-5 लाइनें। हाँ जी, डीम्ड इनकम को एज्यूम्ड इनकम भी कह सकते हैं। अ रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर ये सेक्शन नहीं है। हाथ खड़ा करें जिनको नोट्स चाहिए। जी, हाइब्रिड में मिल गए नोट्स 3 स्टूडेंट्स को? हाथ खड़ा करें जरा। नहीं मिले? मिल गए? नहीं मिले? नहीं मिले तो हाथ खड़ा करें ताकि मुझे कंफर्म हो। मिल गए। और किसी को चाहिए हो इधर? ये इधर सेकंड रो में, सेकंड रो में जी। बॉयज हाइब्रिड में किसी को नोट्स चाहिए? हाथ खड़ा करें। फीमेल हाइब्रिड में किसी को नोट्स चाहिए? हाथ खड़ा करें। नहीं चाहिए? हाँ जी, आ रेजिडेंट पर्सन, हाइब्रिड में लास्ट रो बातें ना करें, हाइब्रिड में लास्ट रो बातें ना करें प्लीज। ये क्या, बाकी लोग भी तो बैठे हुए हैं, वो समझने के लिए बैठे हुए हैं। अ रेजिडेंट पर्सन ओनिंग कैपिटल एसेट्स इन पाकिस्तान, मिल गए इधर सबको। अ रेजिडेंट पर्सन owning capital assets in Pakistan will be taxed on assumed income arising from capital assets। लेकिन कौन से capital assets वो भी हम देखते हैं। Provisions of section 7 are applicable only on non-resident individuals including non-resident Pakistanis are, non-resident Pakistanis means के पाकिस्तान का उनके पास आईडी कार्ड है और हैं तो नॉन रेजिडेंट है ना, तो नॉन रेजिडेंट्स पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। A definition of capital assets has been provided with effectively means that such tax is leviable only in respect of situated in, हाँ पाकिस्तान में सिचुएटेड। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी जर्मनी में सिचुएट हो फिर नहीं, ये सिर्फ किन प्रॉपर्टीज पे सेक्शन लगता है? इन पाकिस्तान। और इनको ओन कौन कर रहा हो? जी भाई, किराए पे लेने पे नहीं लगता, आपकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यू मस्ट ओन। कल हमने क्या लिखा था सवाल में? मिस्टर आसिम हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। प्रॉपर्टीज ऑन 30 जून
ये असल में किताब में पहली दफा सवाल डाले, तो इस तरह की चेंजेस हम करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं, बस ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज ओन ही दिया होगा पेपर में। तो ये प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे होंगे ये लोग, बोले ऑन कर रहे होंगे, तब ये सेक्शन लगेगा। अगर किराए पे लिए तो तब ये सेक्शन नहीं लगेगा। ओके, डीम्ड इनकम कितनी निकाली थी कल हमने? 5%। 5% किसका लिया था? फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ, वो नहीं जो फेयर मार्केट वैल्यू आप कहते हैं जी ये फेयर मार्केट वैल्यू है, चपेड़ एफबीआर फेयर मार्केट वैल्यू बताएगी अंडर सेक्शन 68 जो हमने पढ़ा था, सेक्शन 68 चैप्टर 4 के अंदर। या डीसी रेट, डीसी रेट होता है डिप्टी कमिश्नर का रेट उस इलाके के। हाउसेज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा सिटेड इन पाकिस्तान हेल्ड ऑन लास्ट डे ऑफ ईयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हेल्ड ऑन, ये तो हमने कल डाला हुआ था ना, हेल्ड ऑन। और अगर लास्ट डे को आपके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है और शाम को ही बेच दी 30/26 को, तो भी आपने टैक्स, ये बस उन प्रॉपर्टीज के ऊपर है जो आपके पास लास्ट डे को हैं, वरना ये सेक्शन नहीं लगेगा। द रेट ऑफ टैक्स विल बी, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सक्लूडेड। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडेड का क्या मतलब है? ये तो फिर रिलैक्सेशन है ना। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है अब? यानी इन पे आपने टैक्स देना है या नहीं देना? पढ़ लें जरा सारी। किन किन पे टैक्स नहीं देना आपने? कहते हैं कोई एक प्रॉपर्टी मेरी तरफ से, किसी एक प्रॉपर्टी को तुम निकाल देना। इसकी रिवीजन अभी हम करेंगे कल वाले सवाल में। कोई एक प्रॉपर्टी मेरी तरफ से, उसको निकाल दो। जो तुम्हारा अपना जाति क्या है? बिजनेस की दुकान है, बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस की दुकान या फैक्ट्री तुम्हारी जहां तुम बिजनेस कर रहे हो। शर्त है फ्रॉम वेयर बिजनेस इज, वैसे ही तुमने दुकानें लेके रखी हुई और बिजनेस नहीं करे, फिर नहीं, वहां बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये रिलैक्सेशन दे रहा है ना कि जिस दुकान पे तुम बिजनेस कर रहे हो वहां तो बिजनेस इनकम के जरिए टैक्स दे दोगे, तो एज्यूम्ड इनकम क्यों, इसको समझना है आपने। बाय द पर्सन एंड इज अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, और आपका एक्टिवली हर साल टैक्स जमा कराना भी जरूरी है। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज, ओए अगली शर्त बताएं क्या है? शर्त पूछ रहा हूं, शर्त दो। आपकी लैंड है, जब कभी उस पे, और अगर वैसे ही आपने लैंडे लुंडे लेके रखी हुई है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना शर्त है, वरना इस सेक्शन से बाहर नहीं निकलेंगे। और बिजनेस की शॉप में भी बिजनेस होना शर्त है। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना जरूरी है। एक्सेप्ट फार्म हाउस और उसकी लैंड, एक्सेप्ट फार्म हाउस और उसकी लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के साथ छोटा सा, कई दफा लोगों ने एक जगह बनाई होती है, उस पर स्विमिंग पूल बना लेते हैं, कभी कभी घर वालों के साथ आके 1-2 कमरे रहने के लिए बना लेते हैं, तो उसकी बात हो रही है फार्म हाउस। यानी जरी जमीन है आपके पास बहुत ज्यादा, मिसाल के तौर पे ये बहुत ज्यादा जरी जमीन है, और इसके साथ आपने फार्म हाउस बनाया हुआ है। फार्म हाउस में लैंड भी शामिल ही होती है। फार्म हाउस बनाया रहने के लिए, कोई 1-2 आपने शेर शूर रख लिए हुए, कोई आधा पौधा हाथी रख लिया हुआ है, वैसे ही फार्म हाउस आपने बनाया हुआ है। स्विमिंग पूल छोटा सा बना लिया हुआ है आप लोगों ने। फार्म हाउस से क्या मुराद है, पढ़ें जी। एक दो कमरे आपने बनाए होंगे जिसका टोटल एरिया कितना हो, एग्रीकल्चर लैंड का या इसके साथ जुड़े हुए फार्म हाउस का? फार्म हाउस का टोटल एरिया इसका कितना हो, 2000 स्क्वायर यार्ड विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर, उधर यार्ड लिखा हुआ है, नीचे फीट लिखा हुआ है, और यूज्ड एज अ सिंगल ड्वेलिंग, यानी ये एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट है, यूज्ड एज सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, यानी ये सारे एक ही एंट्रेंस है इसकी, मतलब ये समझ लें इस तरह। तो ये कौन सा फार्म हाउस है? छोटा फार्म हाउस है या बड़ा फार्म हाउस है?
फार्म हाउस मीन्स अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन कम से कम कितने यार्ड्स? अच्छा, एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स देयर टू। अगले पेज पे आए, इधर देखें जरा। छोटे फार्म हाउस पे ये सेक्शन और बड़े फार्म हाउस पे ये सेक्शन लगेगा। छोटे फार्म हाउस पे ये सेक्शन और बड़े फार्म हाउस पे ये सेक्शन लगेगा। अच्छा, ये तीनों शर्तें होनी चाहिए। ये कितनी होनी चाहिए? तीनों शर्तें। एंड है तीनों के दरमियान में ना, एंड है। अब ये क्या है इसका मतलब? 2000 स्क्वायर यार्ड और 5000 स्क्वायर फीट। अच्छा, टोटल एरिया और कवर्ड एरिया का तो मतलब आता है ना आपको? टोटल एरिया और कवर्ड एरिया का डिफरेंस आता है ना आपको? टोटल एरिया क्या है, यानी टोटल एरिया कितना है, और कवर्ड एरिया क्या है? जिसमें तामीर हुई हुई है, जिसमें तामीर हुई है। जैसे घर के अंदर सहन होता है और चीजें होती हैं, वो टोटल एरिया में तो आती हैं, लेकिन कवर्ड एरिया में नहीं आती, उस पर छत नहीं डली होती। अच्छा, 1800 स्क्वायर यार्ड और 4000 स्क्वायर फीट है अगर, तो ये तो मुझे छोटा फार्म हाउस लग रहा है। फिर छोटा क्यों? 2000 से भी कम है और 5000 से भी कम है, यानी टोटल एरिया कितने? 1800 स्क्वायर यार्ड। मैं आपको वैसे ही जरा मल्टीप्लाई करके बताता हूं मरलों से। असल में यार्ड और फीट दो अलग अलग मैयर्स है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पंजाब में अक्सर मरले यूज होते हैं। 1800 स्क्वायर यार्ड, 1800 स्क्वायर यार्ड इन मरला, इसको मरला में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया 59 मरला। 59 मरला एरिया है, और साथ देख लेते हैं कवर्ड एरिया, 4000 स्क्वायर फीट। फीट फीट यहां यार्ड नहीं है, 4000 स्क्वायर फीट, ये आ गया 14 मरला। तो बोलें कितने मरला हमारे पास फार्म हाउस है? 59 मरला। उसमें तामीर किस पे की हुई है? और बाकी घास है सारा। समझ आ गई बात? बहरहाल इस बेस पे हमने नहीं देखना 59 मरला या 14 मरला, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है कि ये कितने मरला है और ये कितने मरला है, 14 मरला। बताने के लिए ये बताया कि स्क्वायर यार्ड बड़ा होता है, स्क्वायर यार्ड बड़ा होता है और स्क्वायर फीट छोटा होता है, ये बताने के लिए बताया। लेकिन हमें इस चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बता दें कि ये दोनों चीजें 2000 से कम है और 5000 से, डेट्स वाई मुझे तो लग रहा है ये कौन सा फार्म हाउस है। इस छोटे मोटे फार्म हाउस पे नहीं लगेगा। और अगर ये 2200 हो और ये 8000, ये कितना हो और ये, दोनों का लिमिट क्रॉस करना जरूरी है। ये 2200 और ये 8000 हो, फिर ये सेक्शन लगेगा। बड़े फार्म हाउस आपका एसेट समझा जाएगा और उसकी इनकम आपकी डीम्ड इनकम समझी जाएगी। और अगर ऐसा कोई फार्म हाउस है जिसमें ये तो 2300 है लेकिन ये 4000 है, ये तो क्रॉस कर रहा है लेकिन कवर्ड एरिया बड़ा थोड़ा है, कहते जाओ रिलैक्स करो कोई मसला नहीं, खैर है ये तो क्रॉस कर रहा है लेकिन कवर्ड एरिया थोड़ा, जाओ रिलैक्स करो। इधर भी आप क्या ऑपोजिट हो जाए क्या? दोनों का बढ़ना जरूरी है, बस सिंपल रूल है, दोनों का बढ़ना जरूरी है। जब दोनों बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? फार्म हाउस क्या हो जाएगा? बड़ा फार्म हाउस हो जाएगा। डन?
आसान सा था। ये क्यों है, ये क्यों है? क्योंकि ये किससे ज्यादा है और ये क्यों नहीं है? दोनों लिमिट्स कम है। इसमें एक तो लेकिन दूसरा कम है, इसलिए दोनों का क्रॉस करना जरूरी है जी। नहीं नहीं, एग्रीकल्चर एरिया नहीं लेना टोटल एरिया के अंदर, एग्रीकल्चर एरिया ना वो अलग है। पॉइंट डी पढ़ें जी। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू अ शहीद और डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। तो जाहिर बात है किसी शोधा की फैमिली को अगर प्लॉट मिलेगा तो वो भी इस सेक्शन से बाहर है, उनको जाने का काम है बंदे के, तो इसलिए आगे चलें। अच्छा, फॉलोइंग पर्संस ऑफ, भाई देखें अगर कमेंट सब देने लगेंगे लॉ अच्छा बने बुरा बने तो सिलेबस नहीं खत्म हो सकेगा। वो अब जरूर आप ये कमेंट लिख के मुझे दे सकते हैं जाते हुए, लेकिन अब इन बातों का तो हम शायद टाइम नहीं है, सिलेबस इतनी इजाजत ना दे। अभी तो हमने सेल्स टैक्स पढ़ना है, चैप्टर 1 2 3 पढ़ना है, रिटर्न असेंबली, तो पता नहीं क्या क्या करना है। भाई ने कमेंट दिया था कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों किया, ये तो हमारे फिर नेवर एंडिंग बहस होगी। पॉइंट नंबर 2, फॉलोइंग पर्संस ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, सिर्फ आर्मी नहीं और फेडरल और कहीं भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आप नौकरी कर रहे हैं, और अ पर्सन और डिपेंडेंट्स ऑफ पर्सन हु डाइज वाइल इन, नौकरी करते करते मर गए, तो जो बंदा पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की या किसी सूबे की गवर्नमेंट में नौकरी करते करते मर गया, उसके लिए भी ये जो प्लॉट मिलेंगे उनके घर वालों को, वो क्या हो जाएंगे? वॉर वाउंडेड पर्सन, वायलेंस सर्विस, सर्विस के दौरान वॉर वाउंडेड हो गया, जंग में इसको जख्म लग गए। एन एक्स सर्विसमैन, पहले नौकरी करता था, एन एम्प्लॉई पहले नौकरी करता था या पहले सर्व करता था, और सर्विंग पर्सोनल या अभी सर्व कर रहा है। अच्छा, यहां से हमें देखने में लगा था कि सिर्फ उन बंदों को निकाला जा रहा है जो शहीद हैं या जो मर गए हैं नौकरी करते हुए हुकूमत की, या जिनको कोई जख्म आ गया, लेकिन यहां से पता चला कि जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनको भी रिलैक्स है। सर्विंग पर्सोनल भी किस किस के? क्योंकि यहां से पढ़ते पढ़ते हमारा जहन ये बन रहा था कि शायद गवर्नमेंट ने किसी मरे हुए को या जख्म लगे हुए को रिलैक्सेशन दी है, लेकिन आगे जाके गवर्नमेंट ने अंदर की बात कर दी, मरे हुए शहीद हुए को भी रिलैक्सेशन है, जो शहीद नहीं हुए वैसे भी मर गए उनको भी रिलैक्सेशन है, और जो जख्म लगा के बैठे हुए हैं उनको भी रिलैक्सेशन है। ये उंगली कटा के शहीदों में नहीं शामिल हुए मतलब। अच्छा, और जो नौकरियां करके घर बैठे हुए, नौकरी छोड़ गए हुए, रिटायर हो गए हुए, उनको भी रिलैक्सेशन है, और जो आजकल नौकरी कर रहे हैं उनको भी। लेकिन शर्त ये है कि ये लोग, इनके लिए शर्त है ये ओरिजिनल अलॉटी हो, मतलब ये ना हो कि आप नौकरी कर रहे हैं, कोई मेजर साहब कोई कर्नल साहब अब नौकरी कर रहे हैं और किसी और कर्नल को बेच दिया, फिर उस कर्नल को रिलैक्सेशन नहीं होगी, ये सिर्फ जिसको पहली दफा मिला, ये ओरिजिनल अलॉटी वाली शर्त इधर लग गई, ये अब कंडीशन है। तो बताएं इनको, इन तीनों लोगों को कब रिलैक्सेशन होगी? जब इनको पहली दफा, देखें गाड़ी कई दफा होती है ना बाजार से, ये मैं अपने नाम लगवाने लगा हूं होंडा से लेके, तो फिर आप होंगे ओरिजिनल, लेकिन उसके बाद आप 10 दफा गाड़ी बेचेंगे तो कोई बंदा भी दुनिया में ओरिजिनल लॉटी नहीं बन सकता। ओरिजिनल लॉटी कौन होता है? जिसने जिंदगी में पहली दफा। तो ये रिलैक्सेशन सिर्फ किनको अवेलेबल है? जो पहले। हाँ वो हो गया ना, सर्विंग पर्सोनल एक्सक्लूड हो गया, इस्तिस्ना होगा भैया, माशाल्लाह बड़ी अच्छा। हाँ 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 हाँ, एक्सेलेंट, नहीं वो नहीं होगा। पॉइंट नंबर जी, हाँ ठीक है, हो जाएंगे, रिजाइन वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। पॉइंट नंबर ई जी, लगता है आप लोगों के बहुत से रिश्तेदार हैं हुकूमत। देखो ना, शहीद के डिपेंडेंट्स को भी उसने रिलैक्स कर दिया है, लेकिन शायद डाई हुए वाले डिपेंडेंट्स को पकड़ ले
तो इसलिए इसमें कुछ कोई मसला नहीं। उसके आगे वाले डिपेंडेंट को मिलेगा ना, शहीद वाला असल में शहीद को कैसे देना है, उसके डिपेंडेंट को ही मिलेगा, तो डाई वाले में भी डिपेंडेंट को ही मिलेगा, उसको तो नहीं मिलेगा। ओके, पॉइंट नंबर ई। अच्छा, लॉ की किसी भी प्रोविजन पे एक बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली हमने सिर्फ आई कैप में लेवल दिया ना चीज़ों का, लेवल 1 2 3 टेस्टिंग है, तो वो उससे आगे आई कैप ने टेस्टिंग ही नहीं रखी हुई है, तो नेवर एंडिंग बहसें हैं, वो तो सीए फाइनल की बहसें हैं, एक एक प्रोविजन पे जितना मर्जी टाइम लगा लें, हमने तो अपने स्कोप में रहना है जितना आई कैप टेस्ट करा है। पॉइंट ई, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज एंड टैक्स हैज बीन, हाँ इसकी मेरे मिसाल हम ले सकते हैं, इसकी दो मिसालें हम ले सकते हैं। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, आपने लैंड और बिल्डिंग रेंट पे दे दी, और आपने फैक्ट्री विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे दी। तो अगर आपकी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें मशीन पड़ी हुई है और आपने पूरी फैक्ट्री रेंट पे दे दी, तो वहां से भी आप अदर सोर्स कमा रहे हैं। और अगर आपने खाली लैंड और बिल्डिंग किराए पे दे दी, तो ये दो प्रॉपर्टीज की मिसाल आप लिख सकते हैं, लैंड और बिल्डिंग रेंट पे दे दी, या क्लियर लिख देता हूं थोड़ा सा, लैंड और बिल्डिंग रेंट पे दे दी, और प्लांट एंड मशीनरी अलोंग विद, वो क्या था फिक्रा याद होगा किसी को, अलोंग विद लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको फैक्ट्री कहते थे, वो आपने किस पे दे दी, रेंट पे। प्लांट एंड मशीनरी, मुझे तो गलत नहीं लग रहा, प्लांट और मशीन उसकी लैंड और बिल्डिंग के साथ किराए पे दे दी, तो ये पूरा फैक्ट्री नहीं बनेगा। बोले अब आपके जहन में क्या आ रहा था, लैंड, फैक्ट्री की लैंड तो बिल्डिंग, लैंड में बिल्डिंग आ जाएगी ना, ठीक है, नहीं नहीं पसंद आ रहा खाली बिल्डिंग लिख लो, और लैंड तो होती है। अब फैक्ट्री ऐसे तो नहीं होगी, फैक्ट्री ऐसे तो नहीं होगी किसी चीज के ऊपर। हाँ जी, क्या दे दिया रेंट पे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसकी डिस्कशन अलग है, उसका पॉज करें, उसका यानी अभी रोकें, उसकी डिस्कशन अलग करेंगे। हो गया, चलें अब भाई का सवाल सुन लें। भाई कैसे, वैसे फार्म हाउस किसने रेंट पे दे दिया, अगर फार्म हाउस किसी ने रेंट पे दे दिया तो भी आप यहां डाल दें, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज। असल में जिस प्रॉपर्टी से, असल में थीम ये, जिस प्रॉपर्टी से आप इनकम कमा के ऑलरेडी दे रहे हैं, उसको फिर इस सेक्शन में डालने की जरूरत नहीं है। पॉइंट एफ, जी भाई, किसको, जी जी, सर्विंग पर्सोनल को इनहेरिटेंस में कैसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मतलब उसको तो वो फिर गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं मिली होगी, उसको तो उसके अब्बू की तरफ से मिली होगी, उस पर तो वो देगा। सर्विंग पर्सोनल को अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिली है फिर टैक्स नहीं है ना। ओके, पॉइंट नंबर एफ, कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये कल हमने पढ़ा था। असल में एक सेक्शन है 236 के, वो ये कहता है कि जब कभी आप जिंदगी में किसी मोड़ के ऊपर आप खरीदो प्रॉपर्टीज, तो उस पर आपने टैक्स देना होता है। अच्छा आज ये जरा देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो ओरिजिनल लॉ है उसमें होते हैं सेक्शंस, सेक्शन 1 2 3, इसमें हमने सेक्शन 4 पढ़ लिया हुआ है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 7E अभी पढ़ना शुरू किया है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। और उसके बाद सेक्शन 9 10 11 तो हमने पढ़े थे, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और हेड्स ऑफ इनकम। फिर सैलरी का चैप्टर है सेक्शन 12 13 14। ये आज पहली दफा आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दिखाया जा रहा है ओरिजिनल। इसमें हमने कैपिटल गेन का चैप्टर आपको पता है तकरीबन पढ़ लिया, सेक्शन 37 37A और सेक्शन 38, और अदर सोर्स के चैप्टर में दो सेक्शन थे, सेक्शन 39 और सेक्शन 40।
और चलते चलते फिर कुछ सेक्शन हमने यहां से भी पढ़ लिए हैं, सेक्शन 74 जिसका नाम हमने रखा था टैक्स ईयर, और ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है, अपॉर्चनमेंट ऑफ रिडक्शन, फेयर मार्केट वैल्यू, रिसीट, रिकूप, करेंसी कन्वर्जन, सीजेशन और रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन डबल, ये चैप्टर 4 के अंदर सारा हमने पढ़ लिया हुआ है। अब लॉ के डिफरेंट सेक्शंस हैं, लॉ में तो तरतीब से दिए हैं, लेकिन हमने आई कैप वाली तरतीब या नॉर्मल तरतीब रख के जिस तरह हमने क्लास में पढ़ाना है हम तो उस तरतीब पे चल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह चलते चलते एक सेक्शन है, जब लॉ मेकर को कोई जरूरत महसूस होती है ना तो देखें पागल हो जाता है। 236 के बाद जरूरत महसूस हुई, 236 जिंदगी में पहली दफा लॉ में आया था, फिर बाद में इनको समझ नहीं आई, ए बी सी, सी के बाद डी डाला था, दरमियान में डालने की जरूरत पड़ी, सी है सी बी ई पागल ही। अच्छा, तो अब इसने एक सेक्शन का नाम रखा हुआ है सेक्शन 236 के। ये हाइब्रिड में कहां जा रहे हैं, कहां हाइब्रिड में कहां जा रहे हैं, जल्दी आइएगा, जो भी करना है जल्दी जाएंगे, अर्जेंट जरूरत में जाएगा नहीं, वरना तो फिर सारे 1.25 घंटे बस जिस तरह बस में नहीं बैठे हुए दरवाजा बंद, सब पानी पुनी अरेंज करके बैठा करें। ओके, 236 के एक सेक्शन है, वो कहता है जो बंदा भी परचेज करे पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कुछ टैक्स हमें एडवांस में दे दिया करे। टैक्स हमें किस में दे दिया करे? हालांकि प्रॉपर्टी अभी खरीदी है, बेची, और आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा ये एडवांस गवर्नमेंट वापस कर देती है या साल के एंड पे नेट कर देती है, क्योंकि ये एडवांस में है, बस एहतियातन गवर्नमेंट को टैक्स ले रही है। अमीर बंदा है, थोड़ा बहुत टैक्स इससे ले लो। तो असल में लोग दुनिया में टैक्स देने से भागते हैं। तो जब कभी कोई महंगी चीज खरीदने जाएं, जैसे गाड़ी खरीदने जाएं, घर खरीदने जाएं, तो जाहिर बात है गवर्नमेंट को पता चल जाता है, होंडा एटलस कार से पूछ लेती है, या जहां LDA है, जहां लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको पता होता है कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम लगानी है। तो चीजें खरीदते हुए लोगों से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लेकिन ये टैक्स बनता नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा है चीजें किराए पे देने या बेचने से टैक्स बनता है। मैंने लैपटॉप खरीद लिया, इस पे तो टैक्स नहीं बनता ना, लैपटॉप से बिजनेस इनकम कमा रहा हूं या लैपटॉप बेच रहा हूं, वो फिर अलग सवाल है। तो याद रखिएगा टैक्स बनते किस पे हैं, या चीजें किराए पे देने से, या बेचने से, या चीजें इस बिजनेस में इस्तेमाल करने से। ये तो कोई तुक नहीं है कि मैंने चीज परचेज की और मुझे क्या पे करना पड़ जाए, लेकिन ये एडवांस होता है, ये एडवांस होता है, ये साल के एंड पे आपको क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड टाइप समझ लें, ये साल के एंड पे आपको रिफंड हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से आप टैक्स निकालेंगे और मजे करेंगे। अब वैसे ही हमारा लॉ एक रिलैक्सेशन दे रहा है, कहते हैं जब कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आप पहली दफा कोई एसेट खरीदो और उसमें टैक्स पे कर दो किसके मुताबिक, तो बस उस साल मुझे टैक्स इस सेक्शन वाला ना देना, लेकिन अगले सालों में फिर फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा, फिर तो वो खरीदे हुए पिछला साल हो चुका होगा। तो वैसे ही एक रिलैक्सेशन दे रहा है कि करोड़ों रुपए का आपने प्रॉपर्टी वैसे ही खरीद लिया और थोड़ा सा टैक्स भी हमने तुमसे मांग लिया है। ये टैक्स एडवांस टैक्स होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज खरीदने पे टैक्सेस नहीं होते, ये सिर्फ कौन सा टैक्स होता है, एडवांस, एक्चुअल टैक्स नहीं होता आपका ये। जी नहीं, एग्रीकल्चर लैंड पे हम पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी। अच्छा, पॉइंट नंबर H और I असल में इंडिविजुअल्स के लिए हैं ही नहीं, तो इसलिए ये ऐसे ही अलग से हैं। अब ऊपर सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है फार्म हाउस को फिलहाल साइड पर रखें, सिंपल सी बात याद कर लेते हैं। उसने के एक कैपिटल एसेट मेरी तरफ से बाहर, वो मैंने कहा था सबसे महंगा वाला किया करेंगे, क्योंकि उसने छूट दी है तो छूट को अवेल करेंगे। एक कैपिटल एसेट मेरी तरफ से कहते हैं बाहर कर लिया करो, कल जो हमने न्यूमेरिकल किया था। दूसरा वो कहता है बिजनेस प्रेमिसेस, जहां बिजनेस हो रहा हो वो भी बाहर। एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, वरना नहीं बाहर, तो वो भी बाहर। छोटा फार्म हाउस भी बाहर। और फिर वो कह रहे कि इन चंद लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, ये तो ठीक है, याद कर लेंगे आप। उसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप, वो भी बाहर। पहली दफा आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो भी बाहर, अगर टैक्स दिया हुआ है सेक्शन 236 के मुताबिक। और इसके बाद जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज बची उन सबको तुमने कर लेना है जमा। गले नहीं लगाना, पिशावर के प्लॉट में गले लगा के लेटाओ, लेके ना चला जाए कोई।
उसके बाद जो प्रॉपर्टीज बची उसको तुमने जमा कर लेना है। अगर वो 25 मिलियन से कम हुई तो फिर तो ये सेक्शन तुम्हारे पे वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स इन एक्सेप्ट ए से एफ वाले, ए से एफ वाले के अलावा जो बचे, ए से एफ के, क्योंकि ए से एफ तो माइनस कर दिया ना आपने, ए से एफ के अलावा जो बच गए उनको जमा करो, एसेट्स उनको जमा करो। और अगर वो 25 मिलियन तक भी हैं, एग्जैक्ट 25 मिलियन भी हैं, तो भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। और अगर वो 25 मिलियन से ज्यादा हैं तो ये सेक्शन। आप बताएं टू स्टेप अप्रोच क्या हुआ करेगी सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्या किया करेंगे, सबसे पहले हम बिजनेस शॉप को बाहर निकाला करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड को बाहर निकाला करेंगे, हम इनको हम प्रॉपर्टी रेंट वगैरह जिनसे कमा रहे हैं उनको बाहर निकाला करेंगे, जिनको पहली दफा खरीदा है उनको बाहर निकाला करेंगे। स्टेप 1 हो गया। और एक कैपिटल एसेट और बाहर निकाल देंगे जो सबसे महंगा वाला होगा। इसके बाद जो बैलेंसिंग बच जाएंगे, जो कल सारा किया था न्यूमेरिकल, उन पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे, 25 मिलियन वाला टेस्ट। उन सबको जमा करेंगे, जमा करके अगर उनका टोटल 25 मिलियन से कम हुआ, अगर उनका टोटल 25 मिलियन या 25 मिलियन से, तो उनको भी निकाल देंगे, तो फिर पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर उनका टोटल 25 मिलियन से, अब जरा रिवाइज करें कल वाला। नहीं आप लोग ना खोलें, बस सीधे से देख लें। रेजिडेंशियल हाउस कहीं भी बाहर नहीं निकालने को उसने कहा हुआ, रेजिडेंशियल हाउस नहीं, उसने 1 कैपिटल एसेट बाहर निकालने को कहा हुआ, वो हमारी मर्जी है। हाउस रेंटेड आउट बाहर निकाल दूं, किस पॉइंट के तहत, हाँ ई पॉइंट के तहत। कौन बोला था, ई, वेल डन। ई पॉइंट के तहत किसको बाहर निकाल दें, वो बोले ना, आज हम लिखेंगे ये। ई पॉइंट के तहत इसको बाहर निकाल दो, चल निकल, चल निकल, इतने गुस्से से ना बोले, तो रिलैक्सेशन है। ई पॉइंट के तहत इसको निकाल दो, कराची के प्लॉट को ना निकालिएगा, पेशावर के प्लॉट को ना निकालिएगा। इसको किस पॉइंट के तहत निकालें, पॉइंट नंबर बताए ना पिछले सफर, इसको निकाल दें। अब कितने बच गए, 2 2 2 2 2 2 3 बच गए, 30 40 और 8, इनमें से कोई एक बाहर निकाल दें। 40 किस पॉइंट के तहत, ए के तहत। अब कितने बच गए, अब इन दोनों पे एक टेस्ट लगाएं, बताएं इज दिस फिगर ग्रेटर देन, यस, देन इट मींस दैट सेक्शन 37E विल अप। जब ये डिसाइड हो गया तो अब 38 पे पहले लगाएं, ये आ जाएगी डीम्ड इनकम कितना 1 पॉइंट, और फिर इस पे लगाएं, ये आ जाएगा एज्यूम टैक्स। ये आपने देना है, अब एज्यूम बस नहीं है, मुझे देना है अब आप। बॉल पॉइंट। तो बस ऐसा स्टेप 1 आपने ये किया करना है। इसको किराए पे दिया हुआ है, बिजनेस कर रहे हैं, ये पहली दफा लिया है, ये बच गए, ये सबसे महंगे, ये बच गए, ये 25 मिलियन से ज्यादा है। अब इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। और इसके ऊपर आपने अपना वाला पढ़ी, अपना वाला पढ़ी, मेरा काला नहीं, भाई देख वापस कर, वापस कर। ओके, पॉइंट नंबर H फॉर हनी, शहद। कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय, ये इंडिविजुअल जोन नहीं करे, ये गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट जोन कर रही है, क्योंकि किसी ने कहा गवर्नमेंट भी अब टैक्स दिया करेगी। गवर्नमेंट के पास तो प्लॉट पड़े हैं, प्लॉटियां नहीं पड़ी, प्लॉटे पड़े हैं। यू गेटिंग द पॉइंट।
तो गवर्नमेंट के पास तो प्लॉटे पड़े हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देने। फेडरल गवर्नमेंट ने तो वैसे ही नहीं देना होता ना, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिखना चाहिए था उसको, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही टैक्स नहीं देना होता। तो कैपिटल एसेट ओन्स बाय प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंटों ने जो भी प्लॉट अपने पास रखे हैं उनका टैक्स नहीं देना। ये तो न्यूमेरिकली नहीं आएगा आपको। पॉइंट आए ओके जाए कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय local authorities, development authorities, builders and developers for land development and भाई अगर जो लोग सोसाइटीज बना रहे हैं अगर उन पे ये टैक्स लगा दिया जाता, वो तो सोसाइटीज में प्लॉट बहुत अरसा वैसे ही वेकेंट पड़े रहते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादती हो जाती है उनके साथ। तो इन लोगों को इस सेक्शन से हमने बाहर निकाल दिया है। किन किन को? लैंड डेवलपमेंट डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो भी हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी हैं और हैं लोकल अथॉरिटीज, कोई भी लोकल गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, वो सारी बाहर। तो एच और आई तो बस ज़बानी याद करने की हद तक है, इसका न्यूमेरिकल में कोई इंपैक्ट नहीं है। न्यूमेरिकल में तो ऊपर वाली चीजों का इंपैक्ट होगा। ओके, अब एक बड़ी भयानक बात है, वो बात जरा गौर से सुने, ठीक है? आ जाए वापस। वो ये है कि ये सारी एक्सक्लूजन्स तब हैं जब आप आचे बाचे हैं। मुझे बता लेने दो ना, अच्छा बच्चा कौन है? तुम्हारी अपनी डेफिनेशन होगी, मेरी अपनी डेफिनेशन होगी। अच्छा, ये सारी डेफिनेशंस तब हैं जब आप आचे बाचे हैं। कल के सवाल में हमने डाला हुआ था कि ये आचा बाचा है। His name is appearing in FBR की वेबसाइट पर। FBR वाले हर साल एक लिस्ट डालते हैं जिसमें एक्टिव टैक्स पेयर के नाम होते हैं। उस लिस्ट को आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो स्टेटस पे नहीं लगाना, फिर उस लिस्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें मोहम्मद आसिफ इतने ज्यादा आ रहे होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा साढ़े वाले सर आसिफ केड़े हैं। तो वहां से आपको पता चल जाएगा उन्होंने कितना कमाया या कितना टैक्स दिया इस साल। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बनती है एक, वो एफबीआर वाले एफबीआर की वेबसाइट पे डालते हैं। ये उन लोगों के नाम सिर्फ उसमें आते हैं जो एक्टिवली क्या जमा करवा रहे हैं। तो जो बंदा एक्टिवली टैक्स जमा करवा रहे है उसके लिए ये एक्सक्लूजन्स हैं। ये किराए पे दिया हुआ है, इससे कारोबार कर रहा है, ये पहली दफा खरीदा है, उसके लिए ये एक्सक्लूजन्स हैं। और जो एक्टिवली टैक्स पे, उसके लिए रूल अलग हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो 3 पेज जैसी पाई जाना शर्म नहीं आती तो। क्वेश्चन 2, मिस्टर अंजुम्स नेम हैज प्रोवाइडेड। यार ये पहली दफा जो भी किताब में सवाल होता है कोई ना कोई ब्लंडर होता है उसमें। मिस्टर अंजुम हैज Mr. Anjum has provided the following retail properties as on 30 जून 2026। फेयर वैल्यू 36910, प्लॉटीन लाहौर। अच्छा, पहले मैं ज्यूम कर रहा हूं पहले मैं रिक्वायरमेंट बी सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ए तो मैंने भी आपको करना सिखाई नहीं। पहले मैं ज्यूम कर रहा हूं ये क्या है, आचा बाचा, बोले आचा बाचा, आचा बाचा, बुरा बाचा, बाचा बाचा। तो हम पहले ज्यूम करने लगे ये आचा बाचा। आचा बाचा का मतलब पढ़े पॉइंट बी में क्या होता है आचा बाचा का? हिज नेम इज अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये तो फिर कल की तरह का सवाल है, जल्दी सॉल्व करें। ज़बानी कैलकुलेटर पे जल्दी सॉल्व करें। रिक्वायरमेंट बी पहले सॉल्व करते हैं। प्लॉट इन लाहौर को निकाल दूं बाहर, रेजिडेंशियल हाउस को बाहर निकाल दूं, शॉप वेयर इनकम फ्रॉम बिजनेस इज अर्न निकाल दूं बाहर। किस पॉइंट के तहत? चलो जिसके तहत मर्जी। हाउस रेंटेड आउट, जहां इनकम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, निकाल दूं बाहर। एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस का जिक्र नहीं है, फार्म हाउस वाले न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, वो भी छोड़ें।
अभी सिर्फ लैंड है, लैंड है, लैंड तो वैसे ही बाहर निकालनी है, वेर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड तो बाहर निकालनी है। अगर वहां पर निकाल दिए बाहर, एक उनकी तरफ से वो निकाल दें, एक उनकी तरफ से एक और निकाल, कोई निकाल दें, 6 निकाल दें, पीछे क्या बच गया? ये जो 3 है ये 25 मिलियन से नहीं, 3 25 मिलियन से कम है, तो फिर तो मजे ही मजे इसके। फिर सेक्शन 7E डज नॉट अप्लाई। अकल नीते मौजा ही मौजा, तो मौजा ही मौजा। सेक्शन 7E डज नॉट अप्लाई। उर्दू में लिख लें, प्लॉट इन लाहौर बचा था, वो बड़ा हो गया है, सॉरी, प्लॉट इन लाहौर बचा था वो 25 मिलियन से कम था, प्लॉट इन लाहौर बचा था वो 25 मिलियन से कम था। हाइब्रिड में पहली रो, मुझे नहीं लगा ये बात लिखी है इन्होंने, भाई जरा जाके देखें, हाइब्रिड में पहली रो ये बात लिखी है रजिस्टर पे, जरा देख के आए। अब लिखना अच्छा लिख लिया, प्लॉट इन लाहौर बचा था वो 25 मिलियन से कम था। जी, अब कोई बच्चा आया, उसने कहा मैं एक्टिव टैक्स पेयर नहीं हूं, कोई भी आ जाए, मिसाल के तौर पे आप आ जाएं, ये भाई कहते हैं मैं नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये नहीं, पहले मेरे पे हंस तो नहीं करते ना। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं मैं एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवा रहा, मैं एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवा रहा। अब जो बंदा एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवा रहा, इसको नहीं छूट देंगे कि एक हमारी तरफ से, इसको नहीं छूट देंगे, इसको ये ए वाली छूट नहीं मिलेगी, इसके लिए ए वाली प्रॉपर्टी को भी डाला जाएगा, क्योंकि ये एक्टिवली टैक्स जमा, इसके लिए कर लें, जो जिसने जो सफे मोड़ने हैं, अब इधर देखें, अभी मैं लिखवा करवा देता हूँ, इधर देख लें पहले, ये देख अच्छा, इनको ये ए वाली रिलैक्सेशन अवेलेबल, क्योंकि ये एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवा रहे, इनको बी वाली रिलैक्सेशन भी अवेलेबल नहीं है। बहुत जुल्म है, ये बीइंग अ बिजनेस इनकम भी इस पे टैक्स जमा करवाएगा और प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ऐड होकर तो डीम्ड इनकम पे भी टैक्स जमा करवाएगा, डबल डबल। तो इनको भी ये रिलैक्सेशन अवेलेबल, इनको ये वाली रिलैक्सेशन भी अवेलेबल, ये वाली अवेलेबल है, ये एग्रीकल्चर लैंड वाली अवेलेबल होती है, चाहे ये नहीं भी टैक्स जमा करा रहे, खैर है ब्रो, खैर है, तो ये वाली रिलैक्सेशन इनको अवेलेबल है। ये डी वाली तो वैसे ही खास लोगों को है, ये भी सबको अवेलेबल होती है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ई वाली रिलैक्सेशन इनको अवेलेबल नहीं है। अगर ये एक्टिवली टैक्स जमा, तो प्रॉपर्टी इनकम पे वैसे भी टैक्स जमा करवाएंगे और 7E वाला भी जमा करवाएंगे, और एफ वाली रिलैक्सेशन भी अवेलेबल नहीं है। चाहे पहले साल ही प्रॉपर्टी खरीदी है, फिर भी इस पे सेक्शन 7E लागेगा। ये वाली रिलैक्सेशन भी अवेलेबल नहीं है। 25 मिलियन नहीं, चाहे 1 मिलियन हो ब्रो, चाहे 1 लाख हो, यू आर सपोज टू पे द टैक्स ऑन योर डीम्ड इनकम। पहले मुझे बता लेने, देख लो दोबारा।
देखें एच और आई तो वैसे ही ना वो गवर्नमेंट्स के लिए हैं या डेवलपर्स के लिए हैं। अगर कोई बंदा एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो क्या होगा? इसको ये वाली छूट भी अवेलेबल, अभी कुछ नोट नहीं करना, मैं करवा दूंगा। इसको ये वाली छूट भी अवेलेबल। असल में अंदर की बात सुन लें, इसको सीडी अवेलेबल है। बी नहीं अवेलेबल। मैं या तो मैं पढ़ा लूं या मैं पढ़ा लूं। अब इसको सीडी सिर्फ अवेलेबल है। जो बुरा टैक्स पेयर है ना, जो कभी कभी जो टैक्स जमा कराता है कभी नहीं कराता, एक्टिव नहीं है, उसको सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड वाली अवेलेबल है और डी वाली अवेलेबल है, और कोई रिलैक्सेशन उसको अवेलेबल। आप बोलें जो बंदा एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवा रहा उसके लिए सेक्शन कैसे बनेगा? एक मिनट, अब शायद आपको समझ आए। उसके लिए ये सेक्शन ऐसे बनेगा, तुझे ये रिलैक्सेशन अवेलेबल, यानी एक्सक्लूडेड है ना, द फॉलोइंग प्रॉपर्टियां आर एक्सक्लूडेड, तेरे लिए एक्सक्लूडेड नहीं है, तूने इस पे टैक्स देना। ये भी एक्सक्लूडेड नहीं है, ये भी एक्सक्लूडेड नहीं है, ये भी एक्सक्लूडेड नहीं है। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कन्वे नाउ। तो शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया हो। क्या समझ आया बताएं? जो बंदा एक्टिवली टैक्स जमा, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी, तो इस सेक्शन से बाहर निकाल दें। रिलैक्सेशन है ये रिलैक्सेशन है। और अगर कोई इधर गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और उसको ये चीजें मिली हैं तो भी कुछ समझ आई बात की। अब जो वो फार्म हाउस की थोड़ी डिस्कशन अलग है, वो तफसील से इंशाल्लाह एक दिन बाद करेंगे। फिलहाल हम चीज़ों को मिक्सअप नहीं करें, ठीक है? तो ग्रेजुअली चीज़ों को ज़रा लर्न किया करें। तो एक मिनट, तो कंक्लूजन ये निकला कि जो बंदा हाइब्रिड में सेकंड और थर्ड, बॉल पॉइंट ढूंढ लें, कैलकुलेटर जो भी करना है, फिर मैं कॉन्सेप्ट था ढूंढ, चलें मिल गया। चलें क्लास इधर मैं बैठा हूँ, देखें इधर क्लास लेने के तरीके, किसी दिन बात करेंगे क्लास लेने का तरीका क्या होता है। तो उर्दू में हम अभी फिक्रा शायद एक बना लें, अभी सुन लें पहले, कि जो बंदा एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवा रहा, अगर उस पे पॉइंट सी और डी, अगर उसके पास सी और डी वाली प्रॉपर्टी है तो वो सेक्शन 7E से एक्सक्लूडेड है, यानी सेक्शन 7E में रिलैक्स। और अगर इसके अलावा उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, समझ आई? पहले जरा न्यूमेरिकली ट्राई करें, फिर फिक्रा बनाते हैं। अच्छा, अब ये बंदा कहता है कि जी मैं आच बाचा बोरा बाचा, आच बाचा बोरा बाचा, बोरा बाचा बोरा बाचा, बोरा बाचा बोरा बाचा। अच्छा, प्लॉट इन लाहौर को, अच्छा सी डी जब आ जाए ना तो फौरन आप ए सर क्रॉस लगाएं। ओके, जब सी का आइटम आया एग्रीकल्चर लैंड, ये जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की वजह से हुआ तो फौरन आप सर क्रॉस लगाएं। सी डी में से कोई भी आया मुझे रुकवा दीजिएगा। प्लॉट इन लाहौर, ना ये सी है ना ये, इसको छूट ना दें। रेजिडेंशियल हाउस, ना ये सी ना ये डी। क्या बोला था, कौन बोला था, क्या बोला था? शॉप वेयर इनकम फ्रॉम बिजनेस इज अर्न, ना ये सी ना ये डी। अबू अंजुम अबू कहीं तो क्रॉस लगाते हैं, बच्चे कह रहे हैं बेटा की करिए, मैं बुरा बच्चा, अबू बड़े हो के भी बुरा बच्चा। अच्छा, हाउस रेंटेड आउट, ना ये सी ना ये डी। एग्रीकल्चरल लैंड, ये तो अब टोटल करके देखें 25 मिलियन क्रॉस कर रहे या और इसके लिए 25 मिलियन भी नहीं देखना, क्योंकि ये तो
इसके लिए 25 मिलियन वाले भी लिमिट नहीं है। चल 12 अंजुम आदरा, सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्लॉट इन लोअर रेजिडेंशियल। एक मुझे निकालने दो, मुझे प्लीज एक निकालने दो, बड़ी वाली। चुप, बड़ी वाली ए में तेने एक तुम्हारी तरफ से होती थी चपेट, तेरी लेनी होती थी वो। नहीं नहीं, एक तो तुम लोगों ने कहा हुआ था पॉइंट ए, तो ये कट देंगे, एक काला वेख हैं जी। ओके, तो भाई इसके लिए तो ये रिलैक्सेशन नहीं है ना। कितने रह गया साड़ी। प्लॉट इन लाहौर कितने के, रेजिडेंशियल हाउस 6, शॉप 9, पंजाबी वाली 9, अच्छा अच्छा, हाउस रेंटेड आउट 4, एग्री ये अच्छा डैश डालना। कल तुसी मैंगो खा रहे सी क्लास से जो ये करा रहे थे, जिनको क्रॉस किया उनके डैश डाले थे ना, ये डैश चाचू ने डालने हैं तो जाके दोपहर को बुलवाते हैं। टोटल करें 20 सर, ये प्यास से बोल दिया करें 22 इंटू, भाई दुनिया ने बहुत कुछ करना है अभी, तो इसलिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज ये ना कहा करें कि हम हमसे फ्या खोएं, ये खोएं वो खोएं। 22 इंटू, अभी से आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके ओके, आपकी लर्निंग जल्दी हो रही है। टैक्स वांग इंटू 0.22। मेरा एक ते बार कट छड़ो। नहीं भाई, इट इज नॉट सो, मेरा एक ते बार कट छड़ो, मैं इथे रेंट कमा रहा, अच्छा रेंट कमा रहे हैं, अच्छा, और मेरा 5 मिलियन तो घट है, और चपेड़ 5 मिलियन तो घट है, ए देखना। तो भाई तो नहीं है तुझे छूट अवेलेबल, तो हम क्या करें, तेरे लिए स्पेशल छूट तो नहीं ला सकते। अब सवाल पूछना शुरू करें जिसने सवाल पूछने थे। हाँ ये तो मैंने कल बता दिया था। और जी और कोई सवाल पूछना। एक्सक्लूजन मींस रिलैक्सेशन ना। अगर आप यू आर नॉट एन एक्टिव टैक्स पेयर, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं हैं और आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है या गवर्नमेंट ने कोई प्लॉट अलॉट किया है, तो उसको निकाल दें सेक्शन से, बाकी इसी में रहेंगे। जो हाँ नहीं होगा, सी और डी एक्सक्लूड होगा बस। क्या? ओ भाई मैंने ये अंग्रेजी पढ़ाई है आपको, मैंने ये अंग्रेजी पढ़ाई है, मुझे पता ना ये लिखा हुआ मैंने पढ़ाने, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं वो पढ़ के पूछ रहे हैं सवाल। मैं ये पढ़ाऊंगा ना, फीस दी हुई है ना, नहीं भी दी हुई तो जी जब मैं ये अंग्रेजी पढ़ा दूंगा जी। आप पूछें, आप सवाल इसी वजह। हाँ जी, एनेक्स देयर टू का मतलब उसके करीब हो, या करीब नेड़े करीब हो। एनेक्स देयर टू का मतलब है करीब हो, साथ जुड़ा हो। ठहरे, ये 1-2 कतरे में पानी पी, आप बोलें। भाई फार्म हाउस के ऊपर तो मैंने लंबी बहस की नहीं, तो फार्म हाउस के ऊपर डिस्कशन मैंने आपको कह दिया पेंडिंग है। मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है, बड़ा फार्म हाउस के छोटा फार्म हाउस के, बस। जब मैं निकल रहा हूं ना क्लास पूछने।
पे 272. फराज की बीवी इज अ रेजिडेंट, अच्छा फराज खुद इज अ रेजिडेंट फाइलर हु ओन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2024 अंडर द प्रोविजंस ऑफ खाला जी का ऑर्डिनेंस मेड फॉर खालू जी, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ फराज और टैक्स ईयर, ऑल्सो स्टेट द रीजंस फॉर एक्सक्लूडिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज फ्रॉम, जिस चीज को आप कैलकुलेशन से बाहर निकाल रहे हो उसकी रीजंस बताओ, और अंडर द प्रोविजंस ऑफ खाला जी का ऑर्डिनेंस कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ फराज। चलें जी, दो वर्किंग्स खोलें, वर्किंग 1 अदर सोर्स एंड वर्किंग 2 आप खुद ही खोल लेंगे जब आपको यहां पे एक चीज नजर आएगी। तो वर्किंग 1 और 2 खोलें और जल्दी से टोटल इनकम निकाल लें, जल्दी करें जल्दी करें, वर्किंग 1 और 2 खोलें, टोटल इनकम निकाल लें। लो अब सवाल निकल रहे, सवाल निकल रहे। अच्छा भाई, आपका टेस्ट किस चीज का है, सैटरडे को है मंडे को है, किस टॉपिक का है?
मंडे को तो R2 वालों का था जी। चैप्टर 11 और कैपिटल गेन। आज जुमेरात है ना, जुम्मा है, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अदर सोर्स और कैपिटल गेन का होगा। और मंडे को 3:35 से 40 मिनट के ऊपर ऑनलाइन वालों को और आप सबका एक क्विज होगा MCQs का। जी मंडे अच्छा 3:40 पे इंशाल्लाह क्लास के फौरन बाद एक क्विज होगा। लेकिन क्विज के अंदर एक मसला है, वो सुन लें। जाहिर बात है जिनका नेट कनेक्शन स्टेबल नहीं होता वो हमेशा ही ऑब्वियसली मसला करते हैं, ये नहीं खुल रहा, वो नहीं खुल रहा, ये हो गया, वो हो गया, वो फिर रह जाते हैं क्विज के अंदर। उसकी बेस पे इनामात इंशाल्लाह तकसीम किए जाएंगे। हम असल में ये शुरू में ही देख लेना चाहते हैं कि ऑनलाइन, फिजिकल और हाइब्रिड वाले सारे बच्चों में से पहले 3, 4, 5 दरख्शिंदा सितारे कौन से हैं हमारी क्लासों में, ताकि हम उन पर खास नजर करम ना रखें, उनको भी इसी तरह पढ़ाएं जिस तरह बाकियों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, लेकिन कम से कम पता तो चल जाना वो हैं कौन। लेट कर दें, 3:40 कर लो, 45 कर लो। फराज इज अ रेजिडेंट। ये जो लोग टेस्टों से भागते हैं ना, ये समझ रहे हैं कि अगले चैप्टरों में इनको टाइम मिल जाना है रिवीजन का। अगले चैप्टर सैलरी का चैप्टर शुरू होना है, उसने पाँव खुजाने का टाइम नहीं देना। फराज इज अ रेजिडेंट फाइलर who owns the following properties. By default assume करेंगे he is an active taxpayer. बोंगलो इन कराची, लेकिन रिमार्क्स भी पढ़ने हैं ना। फराज यूजेस एज इज, तो इसको बाहर ना निकालें। अपार्टमेंट लोकेटेड इन, ये फराज का बेटा इसमें रह रहा है इन दिस अपार्टमेंट, तो ये इसको तो बाहर नहीं निकालेंगे। ऑफिस प्रेमिसेस लोकेटेड इन, हाँ बिजनेस हो रहा है ना वहां पे, इसको क्या करें, क्रॉस कर दें। ओपन प्लॉट, ओपन प्लॉट ये होता है आप लेटें जाके तो आसमान नजर आ रहा हो, वैसे ही जरा कॉन्सेप्ट देने के लिए बात कर रहा हूँ। लेट ना जाइएगा, सड़क पे जाके लेट के देख रहे हो, ये भी तो ओपन प्लॉट है। ओपन प्लॉट लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया इन कराची। इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो भी गई होती फिर भी यही सेक्शन लगना था। कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ नहीं होता, किराए पे अगर दे दो फिर और बात है, तो इसको तो क्रॉस नहीं करना। मुल्तान में भी एक प्लॉट है, लेटो तो आसमान नजर आ रहा होता है। दिस प्रॉपर्टी शॉप लोकेटेड इन अ कमर्शियल एरिया ऑफ लाहौर। No tenant could be found for this property and it remained unoccupied. एनुअल रेंट नहीं देखा जाता। ये तो भाई जो प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दी उसका फेयर मार्केट किराया क्यों करना है, लेना है। फेयर मार्केट किराया तो तब देखा जाता है ना जब कोई प्रॉपर्टी किराए पे दें। तो ये प्रॉपर्टी किराए पे दी नहीं तो फेयर मार्केट किराया इग्नोर करेंगे। हाँ, अगर इसको इनकम में डालना है तो इस प्रॉपर्टी की प्राइस का वो कितने % लगाना है, 5%। वो इनकम है इसकी, ये 6 नहीं है इनकम, क्योंकि जब ये सेक्शन 7 इस पे लगेगा तो फिर इस पे 5% लगेगा। ये 6 तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, वो तो इधर भी दे सकता था। बंगला लोकेटेड इन कराची, इफ इट इज रेंटेड आउट देन रेंट इज 3 मिलियन। तो रेंट पे तो नहीं दिया, ये तो किस इस्तेमाल में आ रहा है, खुद। तो ये परेशान करने के लिए उसने फेयर मार्केट कराया दिया था, इसको इग्नोर करना है। बेसिक डिसीजन इस बात पे लेना है, वैसे ही पड़ा खाली, तो इस पे सेक्शन 7 ही लगेगा। और बंगला लोकेटेड इन दुबई, ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, ये भी एक रीजन है। बड़ी रीजन मेरे ख्याल से ये है कि इस पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कमा रहे हैं। अब असूली तौर पे 3 हेड हैं, अदर सोर्स, बिजनेस और प्रॉपर्टी, लेकिन बिजनेस इनकम उसने नहीं दी, इस वजह से हम इसकी, लेकिन इसकी रेंटल इनकम उसने दे दी है, तो ये तो इनकम प्रॉपर्टी भी है। टोटल इनकम में अदर सोर्स तो नहीं डालेंगे, टोटल इनकम में 2 इनकम्स डालेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी और इस डेटे से निकलने वाली डीम्ड इनकम भी। आप बताएं को क्या क्या बच गया। 6, एक बड़े वाला बाहर निकाल दें। अच्छा सॉरी माधव, इसको तो क्रॉस लगाए ना, क्योंकि यहां पे तो क्या कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा ये वाले सारे बाहर निकल गए, अब कोई एक और बाहर निकाल लें, एक बड़े वाला। कौन सा वाला, लोअर वाला, लोअर वाला, चल लोअर वाला काट दे। आई इट इज ग्रेटर देन,
लिखें, कितना आ गया? इज ग्रेटर देन, सो दैट्स वाई, भाई ये नाखून बिल्कुल दांतों तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई सेक्शन 7E विल अप्लाई। जी हाँ लाहौर दे, अच्छा हाँ दुबई में घर है और अगर रेंट नहीं कमा रहा तो भी क्रॉस ही लगाते, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज पे है सेक्शन, ये सेक्शन बाहर की प्रॉपर्टीज पे नहीं है। चलें जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वर्किंग 1, सारे लिखवाएं, मतलब सारे नहीं लिखवाएं, मैं सारी चीजें लिखवाएं। बंगला इन कराची, कितना फेयर वैल्यू? 60। अपार्टमेंट इन, अपार्टमेंट में 2 पी आते हैं, 1 पी आते हैं, साड़ी तो लंगी, आप लोग स्पेलिंग याद कर लें, हमें अब टेंशन भी नहीं होती स्पेलिंगों की। अपार्टमेंट इन कराची, ऑफिस ओपन प्लॉट इन कराची में। कौन है तेरे दादा अबू ना? तो कराची तो वेल माशाल्लाह अच्छी बात है, तुमको मसला नहीं, हम तो वैसे ही जरा। मुल्तान, सोचा तो एडमिशन लेते हुए ऐसे भी होगा, जाए करूं। शॉप लोकेटेड इन कमर्शियल एरिया ऑफ लाहौर, ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं यहाँ, या फिर इनकम हम प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। हाइब्रिड में जाओ यार, कोई पूछने वाला नहीं, कब आए कब जाएं, दरवाजा खोलें बंद करें, तो खाला जी का घर लग रहा है ये हाइब्रिड। भाई बाहर जाना, कुंडा लगा दिया करो भाई, आप चले जाओ बाहर कुंडा लगाने, पीछे ना देखा करो जब मैं कोई हाइब्रिड के बारे में बात करूं। 2 दिन के लिए मैंने तुम्हें खड़े कर देने क्लास में। अच्छा जी बोलें। 90 बेहतर है, इसको यहां क्लोज करें, यहां मल्टीप्लाई लिखना बेहतर नहीं है, और फिर यहां लिखें डीम्ड इनकम 92 इंटू 4.6। चपेट टैक्स क्यों निकाल रहा है? उसने टैक्स मांगे? उसने क्या मांगे? दोपहर को बुलवाता है, उसने क्या मांगी है? टोटल इनकम। इसी तरह करें ना, सुबह सुबह बुलवा रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। टोनी मेरे अब्बू जो है ना दुबई में गए हैं, उनका रेंट भी आ रहा है वहां से। अजीब दीवानों वाली बातें बच्चे आप। बंगला लोकेटेड इन दुबई, दुबई फिलहाल तो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन आपके पेपरों तक आई डोंट नो शहबाज शरीफ का क्या प्रोग्राम है, लेकिन आजकल तो बाहर है ना पाकिस्तान से दुबई। 31.5 लेना, 450 लेना। भाई इनकम हम प्रॉपर्टी में रेंट जाता है या प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू जाती है? इनकम प्रॉपर्टी रेंट फ्रॉम दुबई जी 31 पॉइंट, आगे बोलें। लेस रिपेयर अलाउंस, शर दुबई में भी रिपेयर होती है?
भाई रिपेयर हो ना हो, प्रॉपर्टी इनकम में हमेशा रिपेयर अलाउंस माइनस करना होता है। 31.5 इंटू 1 बाय 6.25.2। लाइब्रेरी किस टाइम तक खुली होती है? 5 बजे तक। बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब टोटल कराएं जी। अब ये न्यूमेरिकल का मुंह, वो जो आप लोगों ने पता नहीं ठोका होता है प्रॉपर्टी के दरमियान में, यहाँ पे अदर प्राप्ति, क्या हो रहा है? ये वर्किंग्स होती हैं। अब क्या लगने बनने लगा न्यूमेरिकल का मुंह, फेस। चलो, मिस्टर फराज इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, लो कर लो गल, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। वो कह रहे हैं टोटल इनकम काट के दो, अरे मैं टैक्स भी निकालूं शो, मुझे आते निकालना। अगले सवालों को से टाइम नहीं बचा था, फिर टैक्स ही कटता रहा मैं फराज का। टोटल इनकम। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा आइंदा भी आप लोगों को इसी तरह समझाऊं, मतलब प्यार से नहीं समझते ना। टैक्स ये 2024 इसको लिख सकते हैं आप सेपरेट ब्लॉक। 29 पॉइंट। अब टोटल मांगी है तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं, हमने कोई टैक्स नहीं निकालना। टोटल इनकम 29.8। ओके, ओके। अब मेरे भाई ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब कौन सा सवाल शुरू करें? अगला। भाई ये सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। ऑल्सो स्टेट द, इसका मतलब है थ्योरी का सवाल भी है। जिनको आपने क्या किया है, एक्सक्लूड किया है, उनकी रीजंस बतानी है। तो अब रीजंस फॉर एक्सक्लूजन। नंबर 1 लिखें, ऑफिस इन कराची इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेक्शन 7E। सेक्शन के नंबर याद नहीं रखे, लेकिन इस सेक्शन का रख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। ऑफिस इन कराची इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सेक्शन, इस तरह लिख दें बस, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सेक्शन। और वजह सानू भूल गई, बिकॉज फराद इज यूजिंग दिस फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस। बिकॉज फराद इज यूजिंग दिस फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस। क्लोज प्लॉट इन मुल्तान, ओपन प्लॉट, अच्छा अच्छा ओपन है, सॉरी। ओपन प्लॉट इन मुल्तान is what I love. Oh, so open plot in Multan is also excluded because सर ये तो मुझे लगता है यहीं से देख के आप अंग्रेजी उतारे हैं। हाँ जी, because it is purchased during the year and tax has been duly paid on it, and tax has been duly paid on it। ये लिखा हुआ है, ये duly, sorry duly।
वो ये तो 2 दफा टैक्स पे हो गया है। डोल DUAL नहीं पता था तले को DUAL के मतलब। चलिए ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली, यानी टैक्स उस पे हो गया 2 बारी नहीं। सर लिखा हुआ था ड्यूली, मैं क्या 2 बारी पे हो गया। आगे चलें, अगला फिक्रा। वेल शॉप इन, वेल लिख दें जरा, थोड़ी सी अंग्रेजी मारें आज जरा। वेल एज फार एज द शॉप इन, ठोकें जरा ठोकें। वेल एज फार एज द शॉप इन Lahore is concerned, well, as far as the shop in Lahore is concerned, I am thinking on it. Sorry, is excluded because one capital asset is allowed to be excluded. एक कोई भी आप कर सकते हैं, because one capital asset is allowed to be excluded. एक में तो इजाजत है ना, बिकॉज वन कैपिटल एसेट इज अलाउड टू बी एक्सक्लूडेड। 4:30 क्लास खत्म होती है ना, अभी 1 घंटा 5 मिनट, 7 बजे खत्म होती है, 7:30 खत्म होती है। बड़ी मेहरबानी। ये उंगलियां क्यों चूस रहा है? क्या आप चूरन खा रहा है? दिखा क्या खा रहा है? अच्छा नाखून थोड़े से देख ले, वैसे इस राइट वाले का टेस्ट है ज्यादा बेहतर हो। अच्छा खा लिया वो बोला, अल्लाह आपको और दे। अच्छा हफ्ते में इंशाल्लाह आ जाएंगे। आगे लिखें, बंगला लोकेटेड इन दुबई is excluded because it is located in Dubai, because it is not located in Pakistan. ये ज्यादा बेहतर है ना, because it is not located in Pakistan. If the government of Pakistan would have made an attack on Dubai, then in that case the Dubai will be our Dubai, just like Ichra Bazaar. Then obviously Dubai will be in Pakistan. ये भी लिखा है। ओके माय डियर, वापस आ जाएं जिथे दी। भाई ये सीआर वालों को तो नहीं पता था, आप लोगों को तो पता है ना। ब्लैक नहीं ब्लैक क्या मतलब है इस बात का? काली अगे टोए सारे में खुरक कर रहे हो, साथ बोलो भी, जल्दी खड़े हो। काली का क्या मतलब है? जल्दी में थी वो। अच्छा ठीक है, अगे इन फ्रंट ऑफ हर। अच्छा आगे टोए, स्पीड ब्रेकर एंड खड्डे, ऑल दिस। ओके, तो शी वॉज ऑलरेडी इन हरी, बट एवरीवेयर देयर वर खड्डा, स्पीड ब्रेकर्स, उछलूज एंड ऑल दिस। सो अंग्रेज क्या कहते हैं? हेस्ट मेक्स वेस्ट। ओके चलें, आ जाएं पेज 264 पे, पेज 264 पे आ जाएं। भाई प्लीज बातें ना किया करें अपने दोस्त से, क्योंकि हमारा कोई दोस्त नहीं है, सर आसिफ नहीं क्लास में, मैं किससे बातें करूं? तो ये दिल दुखाने वाली बात होती है। प्लीज दोस्त से बातें ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं मैंने नहीं करनी आपसे दोस्ती, कल देखूंगा इंशाल्लाह। उलमा ने तो किताबों में यहाँ तक लिखे कि पार्क के अंदर भी जो है वो अपने बेटे को ऊंची आवाज में बेटा कह के ना बुलाया करें, हो सकता है कोई ऐसा हो जिसके वालिद ना हो, एहतियात किया करें। दोस्त से ज्यादा बातें ना किया करें, मेरा दिल दुखता है। प्रोवाइडेड दैट exclusions mentioned in class A, E, F and G exclusions mentioned in A, E, F and जी हाइब्रिड में लास्ट रो इधर देख लें, व्हाइट बोर्ड इधर है अगर मेहरबानी। A, E, F and G provided as exclusion mentioned in A, E, F and
जी, shall not apply, ये exclusions नहीं मिलेंगी, यानी ये बंदा एक्सक्लूड नहीं करेगा इन चीजों को, ये एक्सक्लूजन नहीं मिलेंगी। किसको नहीं मिलेंगी? जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। आगे तो ये काट दें, ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप चीज है। जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है उसको ये एक्सक्लूजन नहीं मिलेंगे, यानी मिलेंगे किसको फिर? ये जो एक्टिव टैक्स पेयर है। अच्छा, वो तो अपनी जगह रह गई बी के अंदर उसने लिखी हुई है ये बात, ये उसी को मिलेगी जो एक्टिव है, तो ये भी फिर बात कवर होगी। बी में उसने खुद ही डाल दिया है, ये किसको मिलेगी? और जो नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आप लॉ ने लैंग्वेज बनाते हुए ए एफ एंड जी लिखा, लेकिन ऑब्वियसली बी भी इधर ही आएगा, और किधर आएगा? क्योंकि बी के अंदर बात लिख दी है ना उसने कि बी वाली छूट किसको अवेलेबल है। अब मेरा ये मशवरा है कि आपने इंग्लिश याद करनी होगी, तो इसलिए आप हजरात जो है वो ऐसा करें कि इसी की उर्दू लिखें ए बी ई एफ जी, किथे गई? ए बी ई एफ जी, ए बी ई एफ जी वाली छूट, ए बी ई एफ जी ए बी ई एफ जी वाली छूट के साथ ब्रैकेट में लिखें एक्सक्लूजन, छूट के साथ ब्रैकेट में लिखें एक्सक्लूजन। ए बी ई एफ जी वाली छूट शेल नॉट अप्लाई का उर्दू में मतलब बताएं? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी उस बंदे को, जी बंदे को, उस बंदे को जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। अब देखें जरा, उर्दू का जो फिक्रा बना है वो इंग्लिश के बराबर बिल्कुल बन रहा है। प्रोवाइडेड एट का मतलब होता है, यानी एक और बात आपको बताने लगा हूं, छूटना नहीं है, आप लोगों ने भी इधर ही नहीं, छूट मेंशन इन हेयर देयर वेयर मेयर शेयर, छूट शेल नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी उस बंदे को जो एक्टिव नहीं है। यानी किसको छूट मिल जाएगी? हाँ, ब्रैकेट में ये भी चलें, छोड़े करें, यानी ब्रैकेट में ये लिख लेना चाहिए कि ये छूटें किसको मिलेंगी फिर, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने ऑब्वियसली कर ही लिया हुआ है। अच्छा, क्या चीज नहीं? अच्छा, ये आखिरी लाइन पढ़ लें जरा। इफ द टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 7 इज नॉट डिस्चार्ज। अच्छा, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में ऐसा पकड़ा गया कि सेक्शन 7 को तस्लीम ही नहीं कर रहा, कहते हम नहीं मानते इस कानून को और हम सेक्शन 7 वाला टैक्स दें, चलो भागो इधर से गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा भागो नहीं, तू इधर आ पहले, देन अब ये सजा शुरू होने लगे। देन रजिस्ट्रार वो पर्सन होता है जो प्रॉपर्टीज आपके नाम रजिस्टर करता है, गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय होता है। इज रिक्वायर्ड नॉट टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एनी न्यू प्रॉपर्टी जो भी आप बाय करेंगे, एनी न्यू प्रॉपर्टी जो भी अब आप नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, वो प्रॉपर्टी आपके नाम गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। किन लोगों को सजा मिलेगी? जो सेक्शन 7E का टैक्स नहीं देंगे उनको सजा क्या मिलेगी? बस सादा सी बात लिख लें, सेक्शन 7E का टैक्स नहीं देंगे तो आप प्रॉपर्टीज आपके नाम नहीं लगेंगी। सेक्शन 7E का टैक्स नहीं देंगे तो अब प्रॉपर्टीज आपके नाम नहीं लगेंगी। अच्छा जी, अब आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर पकड़ लें जरा, साथ वाले का, मैंने साथ वाले का कहा है, प्लीज कभी तो बात मान लिया करें। ऑन का बटन ढूंढने कहाँ है? ऑन करें, क्या नजर आ रहा है, 10 या 0? अच्छा
0। हम आपसे वोट लेने नहीं आए, इधर देखें। अगर अंजुम बुरबच होता, अंजुम नहीं, सॉरी आसिम, मादरत। अगर आसिम बुरबच होता वे नहीं चलना, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे। नहीं, मुझे फाइनल टैक्स की फिगर बताएं हाथ खड़ा करके, टैक्स कितना निकला है अगर आसिम बुरबच होता। भाई एक नया सवाल बनाने लगा हूं मैं। क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1 से डिराइव करके क्वेश्चन 1A। इफ आसिम इज, एक मिनट पहले मुझे कर लेने दें। इफ नॉट आसिम इज, तो अच्छा, आसिम को ना सिर्फ 2 एतबार से हमने छूट देनी है। अगर वो शहीद वगैरह वाला सिनेरियो है या इसकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें छूट देनी है, वरना इसको छूट ऐसे ही है ना। रेजिडेंशियल हाउस क्रॉस ना करें, क्रॉस ना करें, क्रॉस ना करें, क्रॉस ना करें। एक प्रॉपर्टी भी एक्सक्लूड नहीं हुई। अच्छा, वैसे बाकी सबका टोटल करके देखें 25, वो भी नहीं देखना। बुरे बच्चे के लिए 25 मिलियन भी, कुछ समझ आ रही है? अच्छा देखें, इसके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है, देखें जरा। नहीं, मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट से प्लॉट प्लूट मिला हुआ कहीं नहीं है। अब वो रोई जाएगा, अब वो रोएगा। मुझे एक तो बाहर निकालने दो, अजय मुझे एक तो बाहर निकालने दो, तू बाहर निकल। मुझे एक तो बाहर, एक तो आप लोगों ने कहा हुआ था, वो एक तो उन लोगों के लिए कहा हुआ था जो एक्टिव टैक्स पेयर है। ये हाइब्रिड में तीसरी रो रजिस्टर का सफा ढूंढ लें, ढूंढे जरा। मिल गया, चलो मेहरबानी, आगे चलो। अच्छा 30, खुदा के लिए ये वाली प्रॉपर्टी ना डालो। अच्छा बस खुदा के लिए ये वाली प्रॉपर्टी ना डालो, हाँ ना करो खुदा के लिए मेरे साथ ये ना। अच्छा चपेड़े मारो इसको, आसिम को। टोटल कराएं 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 जान ले लो इसकी। चलें जी, तस्वीर खींच लें और जाएं। साथ वाले को ले जाइएगा साथ से, याद से। आज ये इधर ही रह जाता है। तस्वीर खींचो भाई। आ रहा हूं।